हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए स्टार्ट होने वाली है। ठीक है बच्चों, ये जो यूनिट है क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ना बच्चों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है और यहाँ से अराउंड 50% पेपर सोचो तुम्हारा यहीं से बनना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाते हैं। तो इससे लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस किया था। जो हमने देखा था कि यूनिवर्सिटी ने हमें पढ़ने के लिए 4 यूनिट्स दी हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यूनिट नंबर 1 में वो हमें ओपन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं और यूनिट नंबर 4 में हमें क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी क्लासेस के अंदर जो सीक्वेंस रहने वाली है, पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ओपन इकोनॉमी पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा अच्छे से पढ़ना। और मेरी यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पर हमारे पास 15 से 20 क्लासेस होंगी, तो इस पूरी की पूरी सीरीज को सीक्वेंस में देखना, बिकॉज अगर आपने कोई एक क्लास भी स्किप की तो नेक्स्ट क्लास समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है। बच्चों क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी होती है, जब तक हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का इंटरवेंशन नहीं होता, जब तक यानी कि हमारी इकोनॉमी का जो एग्रीगेट हम निकाल रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं या डिमांड निकाल रहे हैं, उसके अंदर हम अपने एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो इकोनॉमी रहेगी वो क्लोज्ड रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी? क्लोज्ड रहेगी। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी का आउटपुट होगा वो हमारी सिर्फ हम जो कंजप्शन कर रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, उन चीज़ों को मिलाकर जब तक जो हमारी इकोनॉमी बनेगी, हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बनेगी, वो कैसी रहेगी? हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी। लेकिन जब हम उसी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को इंक्लूड कर देंगे तो वो इकोनॉमी कैसी हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास, ये तो हमारे पास हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का डिफरेंस की क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है और ओपन इकोनॉमी क्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो हमारे पास इकोनॉमीज होती हैं, इकोनॉमी के जो सेक्टर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, दूसरा होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल और लास्ट होता है हमारे पास 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, अब 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर रहने वाले हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारी जो एग्रीगेट डिमांड आएगी वहां पे कितने कंपोनेंट्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक कंजप्शन होता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है, 2 ही सेक्टर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी। बच्चों 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? जो हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी थी उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होंगे उन्हें हम इंक्लूड कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 सेक्टर इकोनॉमी। बच्चों 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में नेट एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री माइनस दी टोटल इंपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या बनेगी? दी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। सो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या आ गई? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विच इज नेट एक्सपोर्ट्स। राइट, तो ये होती है हमारी 3 तरह की इकोनॉमी। अब देखो हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी है और ओपन इकोनॉमी कौन सी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो जब तक हमारे पास जो इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर और 3 सेक्टर रहेगी तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? क्लोज्ड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इंक्लूड कर लिए गए हैं, तो ये बन जाती है हमारे पास ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को डिस्कस करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, 2-3, वो सारे के सारे आज की क्लास में हमारे पास कवर हो जाएंगे। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हमें पढ़नी है,
टू सेक्टर मॉडल और थ्री सेक्टर मॉडल हो गई हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी कंप्लीट? नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है बच्चों, ठीक है। फिर गुड्स मार्केट आएगा, मनी मार्केट आएगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, फिर ISLM मॉडल आएगा। वो सारी चीजें हमें कहाँ पे पढ़नी है? क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर ही पढ़नी है, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, अच्छे से पढ़ना। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हमारे पास कौन सा होगा? अभी हमने डिस्कस किया, जहां पर हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स क्या रहते हैं? जीरो रहते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स इसलिए जीरो है क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी है? क्लोज्ड है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए जीरो है क्योंकि हमारी इकोनॉमी कौन सी है? टू सेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स को लिया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट रहती है बच्चों यहाँ पर ऑटोनोमस, ठीक है। अब दो सेक्टर्स थे, एक कंजप्शन था, एक इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनोमस कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन, ठीक है। तो द कंजप्शन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट और लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन बच्चों क्या होता है? Consumption function is a function which express the relationship between our income and our consumption, ठीक है। हमारी इनकम और हमारी कंजप्शन के बीच में रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने वाला फंक्शन ही कौन सा फंक्शन होता है हमारे पास? कंजप्शन फंक्शन होता है। और कंजप्शन फंक्शन होता है हमारे पास बच्चों C is equal to C bar plus C times small c times of y, ठीक है। This is our consumption function. Here C is the consumption function. C bar is the autonomous consumption. The autonomous consumption. ठीक है. Here small c is the MPC, marginal propensity to consume, and here Y is the income. ये कैपिटल रहता है बच्चों, ठीक है। Y इज द इनकम, ठीक है। अब यहां पर जो हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन रहेगी वो बच्चों हमेशा C बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। C बार क्या रहता है हमारे पास? हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है। ऑटोनोमस कंजप्शन जीरो रहती है। सबको पता है ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है? ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है जब हम अपनी इनकम लेवल के जीरो रहने पर भी जो कंजप्शन करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑटोनोमस कंजप्शन है बच्चों वो कभी जीरो नहीं आ सकती, ठीक है। ना ही जीरो से कम हो सकती है और ना ही जीरो हो सकती है, हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो होगी, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास MPC, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज इक्वल्स टू स्मॉल c, ठीक है। अब MPC क्या होता है बच्चों? MPC जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। जो MPC होता है वो हमारे पास होता है स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, जिसे हम स्मॉल c कहते हैं। अब यहां पर हमें MPC फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन total change in consumption upon में total change in income. It means that total change in consumption due to total change in income, ठीक है। हमारी इनकम में यानी कि हमारी कंजप्शन में जो चेंज आएगा किसकी चेंज होने के कारण? हमारी इनकम के चेंज होने के कारण वो हमारा क्या होगा? MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जो MPC होता है उसके जो फॉर्मूला है चेंज इन C अपॉन में चेंज इन Y, यहाँ पर चेंज इन Y जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज इन C रहता है, ठीक है। हम अपनी कंजप्शन को चेंज कर सकते हैं, या तो अपनी इनकम के चेंज से कम करेंगे या उसके बराबर करेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई चेंज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन लेवल। तो हमारे जो MPC की वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। सो दैट MPC इज लाइज इन बिटवीन 0 and 1, राइट। दिस इज आवर MPC।
ये तो होगी हमारी कंजप्शन लेवल की बात। अब नेक्स्ट आते हैं हम इक्विलिब्रियम के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम इन द टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की हम बात करें, हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी हैं। एग्रीगेट डिमांड पढ़ी है हमने, विच इज इक्वल्स टू सी प्लस में इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सी क्या होता है, सी बार प्लस में सी टाइम्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब हम इस सी को एग्रीगेट डिमांड के अंदर पुट कर सकते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड हमारे पास आएगी सी बार प्लस सी टाइम्स ऑफ इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी बार प्लस में सी टाइम्स ऑफ इनकम, और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी कैसी होती है, ऑटोनोमस होती है, प्लस आई बार। ठीक है, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ गई। एट इक्विलिब्रियम लेवल, हमारी किसी भी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाती है, हमारी इनकम के बराबर हो जाती है। सो एट इक्विलिब्रियम y इनकम इज इक्वल टू दी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब ये हमारी इनकम है, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विच इज c बार प्लस i बार प्लस c टाइम्स ऑफ y। इस वाली टर्म को इधर ले आए, सो y माइनस सी वाई इज इक्वल टू c बार प्लस में i बार। ठीक है, यहां से y को कॉमन निकाल लिया, बचा 1 माइनस c, दोनों के दोनों ऑटोनोमस हैं। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, c बार प्लस में i बार इज इक्वल टू a बार। ठीक है, ऑटोनोमस एज अ ऑटोनोमस कंपोनेंट हमने लेट कर लिया। सो ये तो बन गया हमारे पास a बार, राइट। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे पास क्या आएगा, दैट इज a बार इनटू 1 अपॉन में 1 माइनस c। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। अब हम टू सेक्टर इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास आता है, ये हमारे पास डायग्राम हो गया, यहाँ पे हमारा आउटपुट और यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये जो अकॉर्डिंग टू द कीन्स थियरी ये लाइन होती है 45 डिग्री लाइन, जहाँ पर हमारा आउटपुट रहता है हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर। ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दैट इज AD विच इज इक्वल टू C बार प्लस I बार प्लस C टाइम्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ऑटोनोमस पार्ट है विच इज C बार प्लस I बार। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, ऑटोनोमस पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा ऑटोनोमस हो गया ना इस तरीके से, क्योंकि इतनी कंजप्शन तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे हमारी इनकम हो या ना हो। ठीक है, इतनी कंजप्शन तो हम करेंगे ही, तो ये ऑटोनोमस पार्ट हो गया। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है और हमारी इनकम भी अपवर्ड स्लोपिंग है। So that our aggregate demand is upward sloping. It means that our aggregate demand is increases when income is increases. ठीक है, इनकम के बढ़ने से हमारी क्या हो रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। At this point where aggregate demand is equal to income, ठीक है, जहां पर हमारा y और एग्रीगेट डिमांड बराबर हैं, this is the point of equilibrium, right? और ये वाली जो इनकम है हमारी वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम पर हैं और ये हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब यहाँ पर दो केसेस और आते हैं जब हम इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं है, यानी इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हमारी इनकम जो होगी वो लेस देन रहेगी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यानी कि हमारी इनकम कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। देखो ना, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इनकम कम है, इनकम ये है, एग्रीगेट डिमांड ये है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इनकम हमारी कम है, और इस वाले पोर्शन के अंदर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है, इनकम ज्यादा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज लेस देन दी आवर इनकम। सो अगर हम इक्विलिब्रियम पर हैं तो इक्विलिब्रियम पर स्टेन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी आर नॉट ऑन द इक्विलिब्रियम, सो दैट y इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो हमारे पास यहाँ से दो केसेस आते हैं। पहला केस आता है हमारे पास y इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, दूसरा केस आता है y इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहां पर जब हमारी इनकम एग्रीगेट डिमांड से कम है, उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं।
क्योंकि जब हमारी लेवल ऑफ इनकम जीरो है तब भी तो हम कुछ कंजप्शन कर रहे हैं, और जो वो कंजप्शन कर रहे हैं वो हमें क्या करना है, फ्यूचर में पे भी तो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन हमारी जब इनकम ग्रेटर है हमारी एग्रीगेट डिमांड से, तो उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं उस केस में हमारी जो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है। दैट इज IU। अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज कैसी रहती हैं, नेगेटिव रहती हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन में होते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज कैसी होती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो केसेस आते हैं जब हम इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं है, या तो हमारी इनकम एग्रीगेट डिमांड से कम होगी या तो हमारी इनकम एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड से हमारी इनकम कम है तो उस केस में हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज नेगेटिव आएंगी। अगर हमारी इनकम एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है तो हमारे पास जो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज पॉजिटिव आएंगी। सो दैट दिस इज द एंटायर प्रोसेस फॉर द इक्विलिब्रियम इन द टू सेक्टर इकोनॉमी, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।